तो गैलेक्टस ऑफिशियली एमसीयू का पार्ट अब बन चुका है और अच्छी बात यह है कि इस बार हमें गैलेक्टस के नाम पर धूल मिट्टी देखने नहीं मिली। लेकिन क्या हो अगर गैलेक्टस की फाइट मार्वल की दूसरे कॉस्मिक एंटिटीज के साथ हो जाए। इसलिए आज हम एमसीयू में दिखने वाले सारे कॉस्मिक बीइंग की सुपर बैटल करने वाले हैं गैलेक्टस के साथ। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि गैलेक्टस कितना पावरफुल है। अब गैलेक्टस यूनिवर्स से भी पुराना है जिसे ब्लैक विंटर ने बनाया था एज अ हेरल्ड। अब 616 यूनिवर्स का गैलेक्टस कहाँ है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन फर्स्ट स्टेप में जिस गैलेक्टस को हमने देखा वो 828 यूनिवर्स से बिलोंग करता है। पर ये थोड़ा डीप आउट वर्जन है क्योंकि वर्ल्ड्स को खाने के लिए गैलेक्टस को अपनी शिप की जरूरत होती है। ये शिप प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करती है और फिर लावा के फॉर्म में गैलेक्टस के आर्मर के अंदर एनर्जी स्टोर करती है। पर यही से गैलेक्टस के कुछ लिमिटेशंस दिखना शुरू हो जाते हैं, जैसे इसने कॉस्मिक एनर्जी यूज की लेकिन बहुत लो लेवल पर। फिर गैलेक्टस एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर है लेकिन आखिर में एक 3 डायमेंशनल बीइंग है, इसलिए यूनिवर्स में ट्रैवल करने के लिए गैलेक्टस को अपने शिप पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। फिर इसके पास टेलीकिनेसिस है और इसके सिर्फ एक स्विंग से द थिंग स्पेस पहुंच गया था, जिससे हम गैलेक्टस की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब कुछ पावरफुल एंटिटीज की बात कर लेते हैं, जैसे मेफिस्टो। अब कई साल इंतजार करने के बाद मेफिस्टो हमें फाइनली सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने मिल गया। मेफिस्टो एक डीमन लॉर्ड है जो हेल में रूल करता है। अब कॉमिक्स में मेफिस्टो के पास बहुत सी पावर्स है और सेम एबिलिटीज हमें एमसीयू में देखने मिली। इसे शेप शिफ्टिंग आती है, फिर यह डीमन मैजिक से अपने क्लाइंट्स के साथ डील करता है और टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट करते हुए भी इसे हमने देखा है। फिर ये एक साइकिक है, मतलब ये लोगों के दिमाग को पढ़ सकता है और साथ में चाहे तो किसी का भी टाइम रोक सकता है। मेफिस्टो के हिसाब से वो पूरी सिटी को रोक सकता था, लेकिन जब सिनेमैटिक वर्जन्स की बात आती है तो मेफिस्टो और गैलेक्टस दोनों की फुल पोटेंशियल अब एक सस्पेंस है। पर कॉमिक्स में मेफिस्टो और गैलेक्टस दोनों इक्वल देखने मिलते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब मेफिस्टो अपने हेल रियलम में गैलेक्टस से फाइट करे, वरना हेल डायमेंशन के बाहर गैलेक्टस मेफिस्टो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिलेगा। और सेम कहानी सिनेमैटिक यूनिवर्स में होगी, इसलिए डिपेंड करता है कि ये दोनों फाइट कहाँ पर करता है। फिर बात करें डेथ की, तो अब डेथ या फिर ग्रीन विच काफी स्पेशल है क्योंकि ये सिर्फ एक कॉस्मिक एंटिटी नहीं है बल्कि पर्सोनिफिकेशन है एंड ऑफ लाइफ इटसेल्फ। मतलब जब तक यूनिवर्स में एक भी लिविंग बीइंग जिंदा है तब तक डेथ को मारा नहीं जा सकता। डेथ नॉर्मल रियलिटी से बाहर एग्जिस्ट करती है, पर ये चाहे तो रियलिटी, स्पेस और एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकती है। डेथ सेम लेवल पर रैंक करती है जहां इटर्निटी, इन्फिनिटी जैसे बीइंग्स आता है, और डेथ चाहे तो अपने नेचुरल फोर्स मैनिपुलेशन या फिर रियलिटी मैनिपुलेशन से गैलेक्टस को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर सकती है। पर गैलेक्टस ऐसा नहीं कर सकता। गैलेक्टस को अगर डेथ को बीट करना है तो उसे यूनिवर्स के सारे बीइंग्स को मार गिराना होगा, और उसके बाद जब गैलेक्टस खुद सेल्फ सेक्रीफाइस करेगा तब डेथ का एग्जिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब डेथ को बीट करने के लिए गैलेक्टस को खुद को मरना पड़ेगा। लेकिन डेथ की भी यूनिवर्सल लिमिटेशंस है, वो चाहे तो गैलेक्टस को मार सकती है, पर अगर उस मोमेंट पर गैलेक्टस की डेथ नहीं लिखी है तो लेडी डेथ चाहकर भी गैलेक्टस का चैप्टर खत्म नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी ओवरऑल देखें तो डेथ गैलेक्टस से ज्यादा पावरफुल है। फिर बात करें सेलेस्टियल की। अब सेलेस्टियल और गैलेक्टस के बीच हमेशा से लड़ाई चलती आ रही है क्योंकि दोनों के हिसाब से ये लोग यूनिवर्स में बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। अब लो लेवल सेलेस्टियल को तो गैलेक्टस इजीली कूट देता है, लेकिन जो हाई टियर सेलेस्टियल है जैसे आर्शियम, इन्हें बीट करना गैलेक्टस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आर्शियम के पास गैलेक्टस के कंपैरिजन में वाइड रेंज ऑफ पावर्स है, जैसे साइज मैनिपुलेशन, कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन और टेलीपोर्टेशन जैसी चीजें हमने आर्शियम को करते हुए देखा है। ऊपर से इस फाइट में आर्शियम के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा वो है कि उसके पास इनफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जबकि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद गैलेक्टस की एनर्जी ड्रेन हो जाएगी और फिर उसे किसी प्लैनेट को खाना पड़ेगा खुद को चार्ज करने के लिए। इसलिए एक रैंडम फाइट में तो गैलेक्टस नहीं जीतने वाला, लेकिन अगर गैलेक्टस बहुत सारे प्लैनेट्स खाकर खुद को फुल पोटेंशियल पर ले जाए तो शायद हो सकता है कि आर्शियम को बीट कर दे। अब बात करें इटर्निटी की, तो कॉमिक्स में इटर्निटी खुद एक एम्बॉडीमेंट है लाइफ और टाइम का, जो अपने फुल पोटेंशियल पर मल्टीवर्सल लेवल पर स्केल करता है। पर सिनेमैटिक यूनिवर्स में इटर्निटी एक विश ग्रांटिंग एंटिटी के तौर पर हमें देखने मिला। ये सेंटर ऑफ यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है और जो इसके पास पहले पहुंचता है उसकी विश पूरी हो जाती है। अब इटर्निटी को हमने फिजिकल मूवमेंट्स करते हुए नहीं देखा, इसलिए फिजिकली कितना कैपेबल है वो हमें नहीं पता। लेकिन गॉड की विश सारे गॉड्स को मारने की थी, जिसमें सेलेस्टियल भी आते हैं, और सेलेस्टियल और गैलेक्टस सेम लेवल की पावर लेवल पर स्केल करता है। इसलिए अगर इटर्निटी चाहे तो अपने एक थॉट से गैलेक्टस को इरेज कर सकता है, क्योंकि जिस गैलेक्टस को अभी हमने देखा वो अभी के लिए स्काई फादर लेवल पर भी रैंक नहीं करता। हाँ, इसके पास पावर कॉस्मिक है, लेकिन वो इनफ नहीं है इटर्निटी को बीट करने के लिए। इसलिए अपने थॉट या किसी के विश मांगने पर इटर्निटी गैलेक्टस को मिटा सकता है। अब लिविंग ट्राइब्यूनल और गैलेक्टस का कोई मैच नहीं है। गैलेक्टस ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लैनेटरी लेवल पर स्केल करेगा, जबकि इटर्निटी ट्राई ना भी करे तब भी उसके अवतार लो लेवल मल्टीवर्सल की फीट दिखा सकता है।
ट्राइब्यूनल ऐसा बीइंग है जो सिर्फ वन अबव ऑल की सुनता है। ऊपर से एक मल्टीवर्स का जज है, इसलिए अगर इसे लगता है कि गैलेक्टस इसके अगेंस्ट में जा रहा है तो ये सिर्फ गैलेक्टस नहीं बल्कि उसके पूरी यूनिवर्स को वाइप आउट कर देगा। इसलिए मल्टीवर्स के सारे गैलेक्टस भी अगर एक साथ ट्राइब्यूनल पर अटैक कर दे तब भी उनका जीतना इम्पॉसिबल है। अब कॉमिक्स में डोरमामू अपने फुल पोटेंशियल पर पावर यूज करे तो वो इटर्निटी के बराबर हो जाता है, लेकिन मार्वल में कॉस्मिक हायरार्की होती है और जहाँ एक तरफ गैलेक्टस को स्पेसिफिक कॉस्मिक एंटिटी का टाइटल मिला है, वही डोरमामू को स्काई फादर लेवल पर ही माना जाता है और ये दोनों आपस में कई बार लड़ चुका है और मोस्ट ऑफ द टाइम गैलेक्टस यहाँ जीत जाता है क्योंकि गैलेक्टस डोरमामू को उसके डार्क डायमेंशन के साथ एब्जॉर्ब कर सकता है। पर सिनेमैटिक यूनिवर्स में चीजें थोड़ी बदल जाती है। यहाँ डोरमामू अपने डायमेंशन में इमॉर्टल होता है और ये इतना पावरफुल है कि टाइम स्टोन से भी इसे नहीं मारा जा सकता। पर डोरमामू के सामने गैलेक्टस अभी काफी कमजोर दिखता है। जैसे गैलेक्टस को पावर एब्जॉर्ब करने के लिए अपनी शिप की जरूरत होती है और अगर गैलेक्टस अपनी शिप को डार्क डायमेंशन में ले जाएगा तो डोरमामू इजीली उसे डार्क मैटर बना सकता है। अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स का गैलेक्टस अपनी मशीन पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट ना होता तो शायद वो कॉमिक्स की तरह डोरमामू को बीट कर देता, लेकिन अभी के लिए डोरमामू की फीट्स और एबिलिटीज गैलेक्टस की कंपैरिजन में काफी बेटर देखने मिल जाता है, इसलिए डोरमामू अभी के लिए यहाँ पर जीत जाएगा। और फाइनली बात करें लोकी की, तो टेक्निकली लोकी कोई कॉस्मिक एंटिटी नहीं है, लेकिन अपनी पावर्स की वजह से वो कई सारे कॉस्मिक एंटिटी से ऊपर रैंक करता है। अब हो सकता है गॉड ऑफ मिस्चिफ को गैलेक्टस से फाइट करने में बहुत प्रॉब्लम हो क्योंकि इसकी पावर्स लिमिटेड है, लेकिन गॉड ऑफ मल्टीवर्स के लिए गैलेक्टस से डील करना बच्चों का खेल है। अगर स्विस्ट्रोम अपने फोर्स फील्ड से गैलेक्टस को पुश कर सकती है तो लोकी तो आखिर में एक एसगार्डियन है और अगर वो टेम्पलूम को अपने टेलीकिनेसिस से तोड़ सकता है तो गैलेक्टस को भी उठाकर फेंक सकता है। पर लोकी को इतना सब करने की जरूरत भी नहीं है। बेसिकली गैलेक्टस जिस यूनिवर्स में रहता है उसका पूरा कंट्रोल लोकी के हाथ में है, इसलिए गॉड ऑफ मल्टीवर्स का एक थॉट काफी है गैलेक्टस को एग्जिस्टेंस से मिटाने के लिए। पर वर्ल्ड डिवॉल्वर एक नेचुरल फोर्स है, उसके ना होने से यूनिवर्स का बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा, इसलिए गैलेक्टस के खत्म होते ही लोकी को उसके रिप्लेसमेंट का जुगाड़ करना होगा। लेकिन इसी के साथ आज की सुपर बैटल यही खत्म होती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको गैलेक्टस कैसा लगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।